ओके जी, न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोर्थ, राइट क्लिक, ओपन विद कोड, कंट्रोल के टी से आप इसका थीम चेंज कर लें। हमारी मेन फाइल कौन सी होती है? index.html एक्सप्लेनेशन मार्क लर्निंग CSS। बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेडर, मेन और फुटर। सबसे पहले हेडर, हेडर के बाद मेन, मेन के बाद फुटर। हेडर के अंदर आपके पास कौन सा एलिमेंट आता है? नैव एलिमेंट। नैव के अंदर एंकर टैग। index.html ये आपका हो गया होम। about.html और ये आपका about। कॉन्टेक्ट और ये आपका FAQs करते हैं और ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ये आपका टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स का पता क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं जी? फीडबैक्स। ठीक है, फीडबैक जिसमें आप लोग देखते हैं कि क्लाइंट्स ने क्या कहा है या फिर आपके कस्टमर्स जो हैं उन्होंने क्या कहा है, इसमें रेटिंग वगैरह होती है, रिव्यूज़ वगैरह होती हैं, वो आपका टेस्टिमोनियल्स में कहलाता है। लेट्स सपोज कल को आप कोई डिज़ाइन वगैरह देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि डिज़ाइन सैम्पल, टेस्टिमोनियल्स यूआई का पता है? यूआई क्या होता है? ये भाई हाँ जी, यूजर इंटरफेस है। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स यूआई इमेजेस में जाके ये देखें, ये आपको इस तरह फिर उनके सैंपल मिल रहे होते हैं। ये क्या कुछ इस तरह करके, ठीक है, इसको टेस्टिमोनियल्स कहते हैं। व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट अस। ठीक है, इस तरह करके वर्ड वगैरह यूज़ किए जाते हैं और फिर डिज़ाइनिंग की जाती है। अब इस डिज़ाइनिंग में देखें, ये आपकी हेडिंग है, ये आपका बैकग्राउंड कलर है, ये आपका पैराग्राफ हो गया। ठीक है, उसके बाद है ये तीन आपके डिव बने हुए हैं। डिव, बैकग्राउंड कलर दिया गया है, बॉर्डर रेडियस दिया गया है, टेक्स्ट लिखा गया है दरमियान में। ठीक है, ये एरो जो है, ये एरो भी आप लोग बनाना सीखेंगे, थोड़ी सी एडवांस CSS में आ जाती है। बिफोर और आफ्टर वगैरह यूज़ कर हम इसको बनाते हैं। उसके बाद नीचे इमेज है, इमेज का बॉर्डर रेडियस दिया गया है 50%। ठीक है, 50% से ये सर्कल बन जाता है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्क्वायर है, लेट्स सपोज 200 बाई 200 का एक बॉक्स है या इमेज है, उसको बॉर्डर रेडियस आप 50% करेंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, उसके नीचे ये आपके पास दोबारा से टेक्स्ट आ रहा है। तो बहरहाल आप लोग ना बहुत हद तक कह लें कि 90% आप लोग ये बना सकते हैं जितना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह, डिस्प्ले ग्रिड वगैरह उसके बगैर भी पॉसिबल है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स वगैरह से ज़्यादा काम आसान हो जाता है। ओके, मेन के अंदर, अच्छा एक और चीज़, हेडर, हेडर के अंदर अब आज से आप लोग एक और इसमें डिव लिया करेंगे और उस क्लास डिव को एक क्लास दिया करेंगे कंटेनर। ठीक है, डिव को एक क्लास दी और क्लास क्या रखी हमने? कंटेनर। जी हाँ जी, आपका इस तरह ना कंटेंट जो है वो कंटेनराइज होता है। कंटेनराइज क्या होता है वो आगे हम अभी देखते हैं। ठीक है, मेन के अंदर डिव, डिव को क्लास क्या दी है? कंटेनर। और यहाँ पर आप लोग H1 लिख लें, लर्निंग CSS3। फुटर, फुटर को भी कंटेनर, कंटेनर के अंदर P एलिमेंट है एंड कॉपी 2024 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। अच्छा, ये ईयर जो है ना,
2024 फॉर एग्जाम्पल आज 31 दिसंबर है, आप लोगों ने आज ये वेबसाइट बनाई और वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, सर्च कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 2024 आप लोगों ने लिखा, तो कल को भी 2024 ही रहेगा, मीन्स के 2025 भी आ गया फिर भी ये 2024 ही लिखा हुआ नजर आएगा। होता क्या, हम इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से मैनेज कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे डायनामिकली ईयर को लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर आज 2024 है तो आज 2024 शो करेगा, कल को अगर 2025 हो जाता है तो 2025 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेएस की मदद से पॉसिबल होगा, जब हम जेएस में जाएंगे तब हम इसको कर रहे होंगे। चीज़ें ना आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो डायनामिक बन जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि लेट सपोज साल चेंज हो रहा तो आपको दोबारा से चीज़ें वगैरह चेंज करके करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं सब कुछ। ओके, हमने HTML को लिख लिया विदाउट CSS, गो लाइव किया, और ये देखें ये आपके पास है हेडर, मेन, और ये आपके पास फुटर। अब हम जी, हाँ जी जी, हेडर के अंदर कंटेनर, मेन के अंदर कंटेनर, और फुटर के अंदर कंटेनर, और अब कंटेनर के अंदर आपका कंटेंट आया करेगा। इस तरह क्या होता है, कंटेंट जो है वो आपका कंटेनराइज हो रहा होता है, ठीक है। अली भाई ध्यान इधर साथे। ओके, CSS के लिए हम फोल्डर बनाते हैं, CSS। अच्छा एक और चीज़, VS कोड में क्या होता है, हम पहले फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर के अंदर हम फाइल क्रिएट कर रहे थे, ऐसे ही है। इसमें एक और शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट फाइल बनाएं, ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करें, लेकिन पहले फोल्डर का नेम लिखें। फोल्डर का नेम हमने CSS लिखा, फॉरवर्ड स्लैश लिख के स्टाइल डॉट CSS। अब ये क्या करेगा, ये फोल्डर बनाएगा CSS के नेम से, उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टाइल डॉट CSS की फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो आपके 2 स्टेप वाला काम आपका 1 स्टेप में आ गया। यूनिवर्सल सिलेक्टर किस तरह यूज करते हैं जी मिनाल भाई? यूनिवर्सल सिलेक्टर अली भाई, हाँ जी उस्मान भाई, स्टैटिक साइन, ठीक है। स्टैटिक साइन आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसको हम सबसे पहले देते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स है। ये 3 प्रॉपर्टीज आप लोग यूज करते हैं लास्ट में। जी समीर भाई नजर नहीं आ रहा थी प्रॉपर? आ रहा है? अगर नहीं तो यहाँ पे भी सीट है, अगर आना चाहे तो आप। जी जी, आप इम्पोर्ट जो है वो हमेशा सबसे टॉप पर होगा, ठीक है। सिलेक्टर्स जो हैं, सिलेक्टर्स में सबसे टॉप पे जो है वो स्टैटिक साइन होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसके बाद बॉडी, बैकग्राउंड कलर, एक्वा। तो अभी तक हमने इसको लिंक नहीं किया, लिंक करने के लिए कस्टम CSS। कल आप लोगों ने पढ़ा था, कल आप गूगल फॉन्ट्स को भी यूज कर रहे थे, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स के लिए भी आप लोग लिंक एलिमेंट ही यूज कर रहे थे, तो वो आप लोग 2-3 CSS को यूज करने लगे थे, ठीक है। इस वजह से कमेंट की मदद से हम उसको साथ साथ लिख रहे होते हैं कि ये CSS फाइल कौन सी आपने यहाँ पे स्टम्पलिंग की है, तो ये ईजी टू रीड होता है। लेट्स सपोज कल को आप एक बड़ी टीम के साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे, तो उनको भी पता होगा कि यहाँ पे कौन सी फाइल मौजूद है, ठीक है। समटाइम फाइल नेम मैच करने लग जाते हैं, लेकिन कमेंट की मदद से हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, जैसे हमने लिंक किया ये हमारा काम करने लग गया, ठीक है। बहरहाल हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर खत्म कर देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले टारगेट करते हैं हेडर को, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंटेनर। कंटेनर को हमने दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये देखें आपका एक कंटेनर यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक ये आपका मेन का कंटेनर और ये आपका फुटर का कंटेनर है। आप लोग वेबसाइट्स देखते हैं, लेट्स सपोज मैं ओपन करता हूँ दराज, इसमें कंटेंट देखें, आपकी ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की स्पेसिंग है ये ब्लैंक है, ठीक है। कंटेंट जितना भी है वो एक ही सीध में आ रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपका कंटेनराइज्ड है, ठीक है। इसको कंटेनराइज देखें, ये एक ही सीध में आ रहा है,
लेफ्ट और राइट आपके पास सिर्फ कलर्स आ रहे हैं। हेडर का कलर हेडर में आ रहा है, बॉडी का कलर बॉडी में, और ये आपका ये फुटर आ गया। नहीं, पैडिंग मार्जिन नहीं है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ ये मार्जिन जरूर है, पैडिंग नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको अचीव किस तरह करते हैं। तो ये आपका कंटेनराइज कंटेंट है। इसी तरह अगर आप ऑल एक्स देखना चाहते हैं तो ऑल एक्स भी इस तरह ही है। जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, जो फ्रंट एंड होता है, मीन्स के जो पब्लिक को चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो इस तरह ही होती हैं। ये देखें, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड स्पेस आपकी ब्लैंक है। ठीक है, ये कंटेंट भी कंटेनराइज है। कोई भी वेबसाइट उठा लें वो इस तरह की ही होती है। इवन कि अगर आप लोग गूगल करें, बल्कि ये गूगल हमने किया हुआ है, ऑल में गए तो ये देखें, ये कंटेंट आपका ये कंटेनराइज इस तरह हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ हेडर है, हेडर इन्होंने फुल किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको स्मॉल में जाएं तो ये देखें। ठीक है, आप लोग जब भी कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं वो सिर्फ अपनी स्क्रीन के मुताबिक नहीं बना रहे होते हैं। दुनिया में जितनी भी स्क्रीन है आपने उसके मुताबिक बनानी होती है। तो दुनिया की जितनी भी स्क्रीन है, ठीक है, उसको 6 ब्रेक पॉइंट्स पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, टोटल 6 ब्रेक पॉइंट्स पे डिवाइड किया गया है। एक्स्ट्रा स्मॉल जो कि आपके मोबाइल डिवाइसेस आ जाती हैं, फिर स्मॉल डिवाइसेस आ जाती हैं, जिस तरह ये आईफोन जो है, ठीक है, आईफोन के जो प्रो सीरीज़ है वो आपकी स्मॉल डिवाइसेस में आ जाती है, या फिर आई थिंक वो भी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में आ रही होती है। उसके बाद एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल के बाद मीडियम, मीडियम के बाद लार्ज, लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज, और एक्स्ट्रा लार्ज के बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, तो ये टोटल 6 ब्रेक पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि हम बूट स्टेप में पढ़ रहे होंगे। तो बहरहाल जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी कंटेनराइज होती हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव किया। आप लोग अपनी वेबसाइट पे हैं, ये आपकी वेबसाइट। इस कंटेनर को मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैंने दी 70%। टोटल कितने परसेंटेज होती है, 100। 100 को मैंने क्या कर दिया, 70%, मीन्स के हमारे पास 30% जो वो स्पेस रह जाएगी। अब सेव किया तो ये देखें, कंटेंट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। अब ये जो स्पेस है ये आपके पास फ्री है, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस ही रहेगी हमेशा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि ये सारी स्पेसिंग राइट साइड पे है, हाफ स्पेस लेफ्ट साइड पे है और हाफ स्पेस राइट साइड पे है, तो किस तरह अचीव करेंगे, मार्जिन। ठीक है, हम यहाँ पे देंगे मार्जिन आगे 0.8। ठीक है, अब ये कंटेंट आपका सेंटराइज हो जाएगा, ये कंटेनराइज। अब आपका कंटेंट आप जितना भी लिख रहे होंगे वो कंटेनराइज होगा इस तरह। ठीक है, अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं हेडर की। इसमें से सिर्फ आप बॉर्डर खत्म कर दें ताकि बॉर्डर नजर ना आए, बाकी कंटेंट आपका भी कंटेनराइज होगा। अब मैं टारगेट करता हूँ हेडर को, हेडर बैकग्राउंड कलर, ये एक बैकग्राउंड कलर, और मैंने इसको कलर जो है किस मेथड से दिया, किस वे में दिया, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, ये मैंने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दे दिया। हेक्साडेसिमल का मतलब 16 डिजिट कोड है। ठीक है, पहली दो वैल्यू कौन सी होती हैं, दूसरी दो वैल्यू, और तीसरी बिलो होती है। ठीक है, RGB। सेव किया तो ये देखें, ये आपके पास बैकग्राउंड कलर आ गया। मैं चाहता हूं कि हेडर के अंदर जो सिर्फ एंकर टैग्स हैं उसको टारगेट करूं, तो किस तरह होगा, हेडर लिख के ए टैग। ठीक है, इसका कलर जो है मैं वो वाइट कर देता हूँ, तो कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसमें से मैंने अंडरलाइन को रिमूव करना है, तो किस तरह करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हाँ जी जैद भाई, अब आगे आ जाए। पीछे जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है ना उसका मोबाइल ले लीजिएगा। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सेव किया तो ये देखिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फैक्स, टेस्टिमोनियल्स और प्रोडक्ट्स है। अब एंकर टैग जो है, ये एंकर टैग कौन सा एलिमेंट है, इसका डिस्प्ले क्या होता है, इन लाइन होता है। ठीक है, हमने दो तरह के पढ़े हुए हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इन लाइन एलिमेंट्स है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आप मार्जिन प्रॉपर यूज कर सकते हैं,
प्रॉपर पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, आप विड्थ दे सकते हैं और हाइट दे सकते हैं प्रॉपर। ठीक हो गया। इनलाइन एलिमेंट्स को नहीं आप दे सकते हैं, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स को आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपर मार्जिन, पैडिंग, हाइट और विड्थ दी जाए, तो हमें फिर इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। जैसे ही ब्लॉक करेंगे ये तो 100% विड्थ ले लेगा। ठीक हो गया। तो आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इनलाइन एलिमेंट्स में यूज करना चाहते हैं, प्रॉपर मार्जिन, प्रॉपर पैडिंग, हाइट और विड्थ, तो आप इस एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये इन लाइन ही रहता है, लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर ए, मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग। पैडिंग मैंने इसको दे दी 12 पिक्सल, सेव किया। तो ये देखें, इसको लेफ्ट राइट से पैडिंग मिली है, इसको टॉप बॉटम से नहीं मिली है। ऐसे ही है, अगर टॉप बॉटम से मिलती तो इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती। जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करता हूँ, अगर मैं ब्लॉक करता हूँ सिर्फ, तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, जो कि हम तो नहीं चाहते, हम तो इन लाइन में ही चाहते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये इन लाइन ही है, लेकिन इसको प्रॉपर पैडिंग नहीं मिली। तो जैसे मैं इसको इन लाइन ब्लॉक करूंगा, तो ये देखें, अब ये टॉप बॉटम भी हाइट इसको पैडिंग मिली और लेफ्ट राइट से भी मिली। तो बहरहाल ये पैडिंग ज़्यादा है, हम इसको स्मॉल करते हैं, इसको 8 पिक्सल्स करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है एलिमेंट्स ये सेंटर में आ जाए, तो किस तरह करेंगे? हेडर को आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें, तो ये सेंटर में आ जाएगा। को क्या इसकी फॉन्ट फैमिली अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो गूगल फॉन्ट्स जी, इसको क्योंकि हम हेडर को नहीं सेंटर में कर रहे हैं, हम हेडर के कंटेंट को सेंटर में कर रहे हैं। अगर आप हेडर को मार्जिन 0 ऑटो देते तो ये हेडर सेंटर में आता, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से उसके अंदर का कंटेंट सेंटर में आया है। ओके, रोबोटो हमने सेलेक्ट किया, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड। यहाँ पे जाके वेब के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, एक तरीका ये है कि आप इस कोड को कॉपी पेस्ट करें और index.html में जाके, मीन्स के HTML की फाइल में जाके हेड में जाके आप इसका कोड पेस्ट करेंगे। बेहतर जो तरीका होता है वो ये इम्पोर्ट है, क्योंकि ये CSS का कोड है, आप CSS में ही डायरेक्ट कर लें। इसको कॉपी करें, स्टाइल एलिमेंट के अंदर का कोड कॉपी किया, टॉप में जाके आप इसको पेस्ट करते हैं। जब तक इंटरनेट चल रहा है ये काम करेगा। इंटरनेट बंद हुआ, होता क्या है कि इंटरनेट से चीज़ें जो है ना वो आपके कैशे में स्टोर हो जाती हैं, आपके ब्राउज़र के कैशे में। इंटरनेट अगर बंद हो भी जाए तो इट माइट भी पॉसिबल, अगर ये कैशे में स्टोर है तो ये यूज़ होगा, जैसे कैशे से रिमूव होगा तो ये फ़ोन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। ओके, रोबोटो और ये फॉन्ट फैमिली रोबोटो, हेडर ए फॉन्ट फैमिली रोबोटो। अगर तो इंटरनेट चल रहा होगा तो रोबोटो यूज़ होगा, अदरवाइज आपका कौन सा फॉन्ट यूज़ होगा? सैंस सेरिफ। टोटल कितनी तरह के फॉन्ट्स होते हैं? 5 है। जी सैफ भाई, कौन कौन से? जी समीर भाई, नहीं पता। हाँ जी, जी आसिफ भाई, फॉन्ट्स उस्मान भाई। फैंटेसी, ठीक है, टोटल 5 तरह के फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, फैंटेसी और कर्सिव। ठीक है, नहीं होगा, नहीं नहीं, रोबोटो नहीं होगा, रोबोटो नहीं होगा। जो फॉन्ट्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ना, वो वाले आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखें ये सैंस सेरिफ जो है ये किसी कोई फॉन्ट का नेम नहीं दिया है, ये आपने उसकी टाइप बता दी है। तो इस टाइप या इस कैटेगरी का जो भी फॉन्ट होगा आपके सिस्टम में वो यूज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब रोबोटो जो है, लेट्स सपोज ये अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो आप इसको इंपोर्ट के बगैर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट जो आपने डिप्लॉय करनी है
और इस वेबसाइट को पूरी दुनिया यूज़ कर रही होगी, तो हर किसी के सिस्टम में रोबोटो तो नहीं होगा ना, ऐसे ही है। तो इस वजह से आप इसको इंपोर्ट करेंगे कि सबसे पहले रोबोटो फॉन्ट गेट हो और फिर वो यूज़ हो रहा होगा। तो ये पे होता है फॉन्ट फैमिली रोबोटो। सेव किया तो यहाँ पे देखें ये फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो एक स्पेसिफिक जी दोनों आप एक साथ ही कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आप गए और ओके गूगल फॉन्ट्स। अच्छा यहाँ पे देखें आपने जो फॉन्ट रोबोटो सेलेक्ट किया था वो ना यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। वन फॉन्ट फैमिली सिलेक्टेड रोबोटो। आपने क्या करना है, आप जितने मर्जी फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज आपके ओपन सेंस है, इसको भी सिलेक्ट कर लें, गेट फॉन्ट करें तो ये देखिए ये 2 हो गए, ठीक है। अब जब आप गेट एम्बेड कोड करेंगे तो ये गेट एम्बेड कोड इंपोर्ट में जाएंगे, ये एक ही इंपोर्ट हो रहा होगा और इस इंपोर्ट में दोनों फॉन्ट फैमिलीज होंगी। ये शायद आपको नजर ना आ रहा हो, ये ओपन सेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और ये नीचे यहाँ पे आपके पास रोबोटो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों फॉन्ट्स एक साथ इंपोर्ट हो रहे होंगे। आप कहीं पे भी इसको कर लेते हैं, आप इसको यहाँ पे तो जी यूज आप एक कर सकते होंगे, इंपोर्ट ये दोनों हो रहे होंगे। जहां जहां आप रोबोटो यूज करेंगे वो रोबोटो हो जाएगा, जहां जहां ओपन सेंस करेंगे वो ओपन सेंस हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। लेट सपोज मेन एलिमेंट जो है उसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं रख देता हूँ ओपन सेंस और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव किया तो ये देखें ये फॉन्ट चेंज है, ये फॉन्ट चेंज है, ऐसे ही है। फैमिली सेम है, फॉन्ट फैमिली सेम है, ये भी सेंस सेरिफ का ही आपकी ये फैमिली है। ओके होम अबाउट कॉन्टैक्ट फैक्ट्स टेस्टिमोनियल्स और प्रोडक्ट्स। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं हेडर के अंदर एंकर टैग जो है उस पर कर्सर लेकर आऊँ तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे हॉवर यूज करते हैं, ठीक है। हॉवर कर्ली ब्रेसेस हेडर के अंदर जब भी एंकर टैग पे हम कर्सर लेकर आएंगे हॉवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर कर दो वाइट और कलर कर दो जो हम कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये नेवी ब्लू शेड जो भी आ रहा है। सेव किया तो ये देखें मैं जैसे भी इस पर कर्सर लेकर आऊंगा इसका ये फॉर्मेट बन गया। अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करते हैं तो ये इस तरह आपका अंडरलाइन हो रहा होगा। बट बहरहाल ये यूआई नहीं प्यारा लग रहा है अंडरलाइन पे, क्योंकि आपको तो वैसे ही पता लग रहा है कि ये लिंक है, तो इस वजह से अंडरलाइन भी करते हैं। बहरहाल आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ हमने देखें, ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट फैक्ट्स टेस्टिमोनियल्स और प्रोडक्ट्स को एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैं जैसे ही इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ साथ है तो यहाँ पे ये स्पेस आ रही है आपके पास है, ठीक है, ये देखिए ये स्पेस आ रही है जिसकी वजह से ये इस पॉइंट पे हॉवर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एंकर टैग पे हॉवर लगाया हुआ है। इसकी क्या वजह बनती है, index.html में जब भी आप लाइन ब्रेक करते हैं, लाइन ब्रेक से मुराद के जब भी आप ये कोड करते हैं तो यहाँ पे देखें ये स्पेस आ रही है जो कि VS कोड खुद से ऐड कर देता है, तो आप इसको रिमूव कर दें, आप इसको एक लाइन में ही लिखें। समझने में मुश्किल होगी लेकिन आपने एक बार ही लिखना है, ये कौन सा आपने बार बार करना है। और हेडर के अंदर नैब को समझना भी क्या है हमने, तो एक बार ही बस होगा। ठीक है जी, हमने सेव किया इसको। तो अब देखें होम, जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकलूंगा साथ ही अबाउट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिंग खत्म हो गई है और अब ये प्रॉपर काम नहीं, वैसे तो हम इसको डिस्प्ले की मदद से कर रहे होते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से वो एक लाइन में आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हेडर जो है वो आपका सिर्फ एक बार ही बन रहा होता है।
वैसे तो ये चीज़ें जो है वो आपकी अंडरलाइन में आ रही होती है, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट में आ रही होती हैं, ठीक है। आप इसको यूएल के अंदर एल और एल के अंदर एंकर टैग यूज़ कर रही होती हैं। इस तरह ये प्रॉपर लिस्टिंग आइटम्स की मदद से आपका ये हेडर बन रहा होता है। बदल अब आ जाते हैं फुटर पे साथ ही, और फुटर को बैकग्राउंड कलर दिया सेम, और कलर इसको कर दिया वाइट, टेक्स्ट लाइन इसको कर दें सेंटर, और इसको पैडिंग दे दें आप टॉप बॉटम 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 कर दें, तो ये आपका फुटर बन गया, ठीक है जी। वो इन लाइन एलिमेंट्स में, इन लाइन वो मार्जिन कोलैप्स होता है, वो मार्जिन कोलैप्स होता है जी, मार्जिन कोलैप्स वो ज़्यादा वो यूज़ होगा। नहीं, वो मार्जिन होता है, मार्जिन का फिर कोई ताल्लुक नहीं होता है इनलाइन ब्लॉक से, वो मार्जिन कोलैप्स होगा बस। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक W3 स्कूल्स CSS। कल आप लोगों ने पढ़ लिया था, फॉन्ट्स यूज़ करना आता है ना, ठीक है, आइकन्स यूज़ करना आते हैं आप लोगों को। फॉन्ट और सम वेबसाइट है, उस पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, आपको किट मिलेगी, वो किट जो होगी वो स्क्रिप्ट की फाइल होगी, ठीक है। उसको आप लोगों ने बॉडी के लास्ट पे जाके लिखना है, ठीक है। बॉडी के लास्ट पे लिखने का फ़ायदा ये होता है, और उसका मकसद ये होता है कि कोड आपका टॉप टू बॉटम रीड हो रहा है। समटाइम्स जेएस की फाइल्स होती है वो एमबीज में चली जाती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपका इंटरनेट स्पीड ही बहुत स्लो है, इस टाइम इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो आ रही है, तो होगा क्या, जब तक जेएस की फाइल लोड नहीं होगी तब तक आपका एचटीएमएल का स्ट्रक्चर शो नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी सीएसएस लोड हो जाती है, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लोड हो गया, और एट द एंड जाके आप लोगों की जेएस की फाइल लोड हो जाती है, ठीक है। फंक्शनैलिटीज बाद में आ जाती हैं। इसका एक और मकसद ये भी होता है, कल को जब आप लोग जावा स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, आप लोगों ने जब जावा स्क्रिप्ट को लिंक किया तो आप लोग इस एलिमेंट को गेट कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जावा स्क्रिप्ट में इस एलिमेंट को गेट कर रहे होंगे। अगर तो जेएस की फाइल आप लोग टॉप पे लिखते हैं, तो टॉप पे लिखने का मतलब है कि कोड टॉप टू बॉटम रीड हुआ, उसने यहाँ तक ही रहना है, वो एचटीएमएल के एलिमेंट्स को गेट नहीं कर सकता होगा, क्योंकि जेएस की फाइल टॉप पे है, उसको उसके नीचे का कोड का पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब वो लास्ट पे लिखेंगे तो क्या होगा कि आप उस एलिमेंट्स को गेट कर सकते होंगे। तो बहरहाल ये जब आप लोग जेएस में जाएंगे तब आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगी कि आप एलिमेंट्स को किस तरह गेट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप पूरी की पूरी एचटीएमएल को रिमूव कर सकते हैं, पूरी की पूरी एचटीएमएल को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं, आप किसी भी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेट्स सपोज हमने एक बटन बनाया, बटन के क्लिक करने पे हम इमेज चेंज कर सकते हैं, बटन के क्लिक करने पे आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरी की पूरी सीएसएस को अपडेट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और रिमूव भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। पूरी की पूरी एचटीएमएल, पूरे का पूरा सीएसएस। ओके, लिंक से आपके पास ये बटन बटन जो होता है उसका डिस्प्ले क्या होता है, बटन का डिस्प्ले क्या होता है, इनलाइन होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको प्रॉपर इस तरह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग इसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक करने के बाद आप इसमें ये इस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, ये बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है, ये वाइट हुआ हुआ है, उसको बॉर्डर दिया गया है, ठीक है। ओवर करने पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो रहा है, सिर्फ ये चीज़ है जी। तो कर लेंगे, ये बना लेंगे ना लिस्ट। इनलाइन ब्लॉक करके आप लोग प्रॉपर पैडिंग यूज कर सकते होंगे। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, टेबल्स, डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। मैक्स विद आप लोग पढ़ चुके थे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है, जब आप लोगों ने प्रॉपर बनानी है तो उसमें आप लोग मैक्स बिट यूज कर रहे होंगे, आप लोग फिक्स बिट्स नहीं देते हैं। फिक्स बिट देने से क्या होता है, स्क्रॉल बार आ जाता है, जैसे आप लोग स्मॉल स्क्रीन में आएंगे तो स्क्रॉल बार आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम मैक्स बिट को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके,
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे जाके हम कंटेनर से बाहर लेते हैं, कंटेनर से बाहर बॉक्स 1 और बॉक्स 2, हम इसको विड्थ देते हैं 500 पिक्सल और इसको मैक्स विड्थ देते हैं 500 पिक्सल। किसी भी डिव एलिमेंट की विड्थ कितनी होती है जिस वन भी 100% होती है, ठीक है। हमने इसकी विड्थ कितनी कर दी 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। इसकी विड्थ कितनी है मैक्स 500, तो विड्थ कितनी है 100%, ठीक है। विड्थ इसकी 100% ही है, हमने इसकी विड्थ को नहीं चेंज किया है, विड्थ इसकी 100% ही है। मैक्स विड्थ कितनी है 500, मीन्स के ज्यादा से ज्यादा जो इसकी विड्थ हो वो 500 पिक्सल्स हो। 500 पिक्सल से जैसे ही स्मॉल स्क्रीन आएगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा विड्थ में, ठीक है, 100% में। तो स्क्रीन की जितनी परसेंटेज होगी उतनी ही विड्थ आ रही होगी। तो इसको देखते हैं, बॉक्स 1 इसकी विड्थ जो है 500 पिक्सल्स और इसकी हाइट जो है 50 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर जो है इसको रेड कर देते हैं, ठीक हो गया। बॉक्स 2 इसकी मैक्स विड्थ जो है 500 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर जो है इसको आप लोग ग्रीन कर लें। सेव किया, अपनी वेबसाइट पे तो ये देखें, ये एक्चुअल में इस टाइम 100% है, ठीक हो गया। मैं इसको स्मॉल स्क्रीन में देख रहा था। अब देखें, मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो इस टाइम देखें इसकी विड्थ कितनी हो चुकी है, नजर आ रही है आप लोगों को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये विड्थ ना आपको यहाँ पे इस तरह नजर आ रही है। जैसे ही मैं 500 से नीचे जाऊंगा तो ये देखें, ये आपके पास स्क्रॉल बार आ गया। अगर आपकी वेबसाइट में, ये शायद पीछे वालों को नजर ना आए, पर लास्ट में ना स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ना ये एलसीडी वैसे ही ऊपर हम कर देंगे तो पीछे वालों को भी नजर आ रहा होगा। ओके, अभी स्क्रॉल बार आ रहा है। अगर आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल बार आ जाए, तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। और अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आप प्रोफेशनल वेब डिजाइनर नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाए, तो आप प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं है, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, हमने जिसको मैक्स विड्थ दिया 500 पिक्सल्स, उसकी विड्थ अब यहाँ तक ही है, लेकिन ये रेड वाला जो है ये अपने 500 पिक्सल्स पर ही है। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आपका लेआउट खराब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया कि विड्थ जो है वो कितनी हो जाए 500 पिक्सल हो जाए। तो अगर आप इसको भी मैक्स विड्थ कर देते कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विड्थ भी 500 पिक्सल हो, तो ये देखिए स्क्रॉल बार खत्म हो गया, अब कोई स्क्रॉल बार नहीं है, ठीक है। अब ये एक साथ ही यहाँ पर है। इसी तरह आप लेट सपोज इसको 500 की बजाय 800 पिक्सल्स करते हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ तक है। जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन आएगी 800 से कम आएगी तो ये ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ में 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैक्स विड्थ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ इसकी इतनी हो, ठीक है, और जैसे ही उस स्क्रीन से कम पे है या उस स्क्रीन तक है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए 100% पे, ठीक है जी। क्लियर है जी सैयद भाई? सीएसएस पोजीशन, सीएसएस पोजीशन जो है ना एक लेंथी टॉपिक है, ये तकरीबन 30 40 50 मिनट लग जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। बस मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ, टोटल जो है 5 पोजीशंस होती हैं, 5 पोजीशंस। बाय डिफॉल्ट जो होती है स्टैटिक होती है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, स्टैटिक हैं, ठीक है, स्टैटिक हैं। उसके बाद आ जाती है रिलेटिव। ओवरफ्लो आपका और कॉन्सेप्ट है, वो आगे हम पढ़ते हैं। ये आपका हो गया ओके, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक।
स्टैटिक के बाद आ जाते हैं रिलेटिव। रिलेटिव के बाद आपके पास सॉरी एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। ये टोटल 5 है आपके पास है, ठीक है। इसका ना ट्यूटोरियल बना हुआ है, वो मैं आप लोग से शेयर करूंगा, तो उसको ना आप देख लीजिएगा। फिर जिस चीज़ की समझ ना लगे वो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो इस तरह यानी कि आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा और समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, पोजीशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ना बहुत ही डिटेल्स में उसमें समझाया गया है। तो उसमें देखिएगा, फिर जिस चीज़ के समझ न लगे वो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, ये ना टाइम बहुत लगेगा शायद, तो बेहतर है कि टाइम बचाया जाए। ओके, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। जी इंडेक्स का मतलब है बाय डिफॉल्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जी इंडेक्स जो होता है वो जीरो होता है। बाय डिफॉल्ट सबका जी इंडेक्स जो है वो जीरो है। किसी भी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के ऊपर लेकर आना हो, ठीक है, आप उसका जी इंडेक्स इंक्रीज कर दें, और किसी भी एलिमेंट को नीचे लेके जाना हो तो आप उसका जी इंडेक्स कम कर दें। ओके, यहाँ पर हम इसको कह देते हैं बॉक्स 1 के बजाय 3, बॉक्स 4 और ये आपके पास बॉक्स 5, और इन सबको एक क्लास दे देते हैं बॉक्स की। डॉट बॉक्स, ठीक है, डॉट बॉक्स को मैंने टारगेट किया। विड्थ इसकी 200 पिक्सेल्स, हाइट इसकी 200 पिक्सेल्स। ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। और डॉट बॉक्स 3 जो है बैकग्राउंड कलर रेड, ग्रीन, और इसको आप करते हैं सेव किया वेबसाइट पे, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। आप लोग बेशक इसकी जो है ठीक है फिलहाल ओके, इन तीनों बॉक्सेस को एक डिव में ले लें, ठीक है, और इसको कहते हैं क्लास दे दें बॉक्स कंटेनर, ठीक है, ताकि ये सारे बॉक्स कंटेनर के अंदर आ जाए। इस बॉक्स कंटेनर के अंदर डॉट बॉक्स कंटेनर। हम ना इन एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करेंगे ताकि हम इसको एक दूसरे के ऊपर लेकर आ जाएं। तो किसी भी एलिमेंट को जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो अपने पेरेंट को देख रहा होता है, और उस पेरेंट की पोजीशन जो है वो रिलेटिव होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ना आप लोग उसमें ट्यूटोरियल में पढ़ रहे होंगे। अभी मैं आपको इस जी इंडेक्स पर समझा दूँ। पोजीशन क्या हो गया, रिलेटिव। अब जब भी आप इस पोजीशन, अच्छा अभी ना मैं इसको रिलेटिव नहीं करता हूँ, मैं इस रेड वाले को पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट। सेव किया तो ये देखें ये गायब हो गया, ठीक है ना, गायब हो गया। कौन सा गायब हुआ, ग्रीन। ग्रीन गायब क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीन जो इसके नीचे आ चुका है, ठीक है, ग्रीन इसके नीचे आ चुका है, इस वजह से। मैं इसको कहता हूँ राइट जीरो। राइट जीरो से क्या होगा, ये राइट पे आ जाएगा बिल्कुल, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। बॉक्स कंटेनर पोजीशन रिलेटिव। अच्छा इसमें ना एक्चुअल में पहले से कंटेंट नहीं है, इस वजह से कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। एनीहो, लेफ्ट जीरो करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट जीरो ही होता है। मैं इसको लेफ्ट क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 10 पिक्सल्स, 10 की बजाय इसको 50 करें। ओके, ठीक हो गया। अब ये देखें आप, ग्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, रेड। इसको 100 करें ताकि ये सेंटर बन जाए, या फिर 150। ओके, ग्रीन के ऊपर रेड आ रहा है,
हम चाहते हैं कि ग्रीन ऊपर है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ग्रीन ऊपर है। तो ग्रीन को ऊपर लाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसका जी इंडेक्स जो है उसको ज़्यादा कर दें। सिर्फ 1 करें, ये काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि पोजीशन इसकी क्या है, स्टैटिक है बाय डिफॉल्ट। आप इसकी पोजीशन चेंज करें, पोजीशन रिलेटिव करें, काम कर रहा है, ग्रीन अब ऊपर आ गया। पोजीशन स्टैटिक और रिलेटिव में फ़र्क क्या है? पोजीशन स्टैटिक जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव को यूज़ करके आप 5 प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव को यूज़ करके आप 5 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। कौन-कौन सी? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और कौन सी? जी इंडेक्स, ठीक है, एंड जी इंडेक्स। ये 5 प्रॉपर्टीज आप रिलेटिव में यूज कर सकते हैं, स्टैटिक में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जी इंडेक्स है आपका, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को किसी के भी ऊपर लेकर आ सकते हैं। अगर आप इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें तो ये आपका देखें, और इसको भी एब्सोल्यूट करें तो ये देखें, इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, ठीक है, अपने पेरेंट पे आ गए हैं। बस जी इंडेक्स को भी देखें कि जी इंडेक्स जो है ना आपका, किसी भी एलिमेंट को ऊपर या नीचे लेकर आने के लिए उसका स्टैक ऑर्डर जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। जब आप लोग प्रॉपर इसका ये पोजीशन पढ़ लेंगे तो तब आप लोग जी इंडेक्स भी उसमें पढ़ रहे होंगे। तो जी इंडेक्स स्टैटिक के अलावा बाकी चारों में यूज करेगा, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज जो हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज स्टैटिक के अलावा ये चारों में काम करेंगी, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड जी इंडेक्स दे सकते हैं, पोजीशन जिसकी स्टैटिक ना हो, ठीक है, जिसकी पोजीशन स्टैटिक ना हो, आप उन बाकी सब एलिमेंट्स को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और जी इंडेक्स दे सकते हैं। ओके, पोजीशन फिक्स्ड है। अब किसी भाई का भी सवाल था कि इसका यूज केस कहाँ पे होता है। आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, टॉप बॉटम पे, सॉरी बॉटम राइट पे मैसेंजर का आइकन आ रहा होता है कुछ वेबसाइट्स पे, जहाँ पे आप लोग डायरेक्ट उनके फेसबुक पेज पे चैट वगैरह कर सकते हैं। तो उस एलिमेंट की पोजीशन फिक्स्ड होती है, आप कहीं पे भी चले जाएं उसकी पोजीशन वहां पर ही रहती है, ऐसे ही है, तो ये पोजीशन फिक्स्ड होती है। नहीं नहीं, पोजीशन का काम फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड नहीं कर सकते हैं। मैसेंजर, इसकी विड्थ 50 पिक्सल्स, इसकी हाइट 50 पिक्सल्स, या फिर इसको आप 64 पिक्सल्स कह लें, और बैकग्राउंड कलर जो है इसको एक्वा कह लें। तो आई होप ये आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इसको पोजीशन फिक्स्ड करते हैं, पोजीशन फिक्स्ड है, तो ये देखें पोजीशन फिक्स्ड है। उसने क्या किया, उसने अपनी स्पेस छोड़ दी, ठीक है। अब ये देखें, ये फुटर आपका टॉप पे चला गया, जबकि पहले फुटर इसके नीचे आ रहा था। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ये अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये फिक्स जो है ना, ये स्क्रीन में फिक्स्ड हो चुका है। आप इसको पूरी स्क्रीन, ये हर एलिमेंट को टॉप पे रहेगा, ठीक है, पोजीशन फिक्स है आपका। इसको मैंने कर दिया बॉटम 0, सेव किया, तो ये देखें ये यहाँ पर आ गया। ये शायद जो पीछे है उनको शायद नजर ना आ रहा हो, ये स्क्रीन साइज का ले रहा है ना, ये आपकी स्क्रीन साइज या बॉडी कह लें, जो भी कह लें। ओके, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह अब आप इसको बॉटम से 24 पिक्सल्स ऊपर ले जाएं और राइट से भी 24 पिक्सल्स ऊपर ले जाएं, तो ये देखें इस जगह पे आपका वो मैसेंजर आइकन आ रहा होता है, ठीक है। इसका कंटेंट जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसका कंटेंट जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए, जितना मर्जी आप लोग स्क्रॉल कर लें, इसने उस जगह पर ही रहना है,
इसको मैं टॉप पे लेके जाता हूँ ताकि पीछे वालों को भी नजर आए, बॉटम की जगह टॉप। तो ये देखिए तो ये एलिमेंट आपका, ठीक है, यही चीज़ एलिमेंट आपका अगर आप बॉटम करें तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको कहीं पे भी लेके जाएं, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है ये। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्या होता है, लेट्स सपोज आपका मैसेंजर आइकन ये ख़त्म करें और आप इसको आप कहते हैं पैराग्राफ बॉक्स, पैराग्राफ बॉक्स, पी एलिमेंट लिया, इसमें हमने डाटा लिख दिया काफ़ी ज़्यादा, ये हमने डाटा लिख दिया इसमें। तो ये देखें ये सारा का सारा डाटा उस पैराग्राफ बॉक्स के अंदर आ रहा है। अब आप जाके उसकी स्टाइलिंग करें, डॉट पैराग्राफ बॉक्स, बैकग्राउंड कलर आप लोग करते हैं एंटीक वाइट कर दें, तो ये आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग पैराग्राफ बॉक्स के अंदर जो पी एलिमेंट है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दें, ठीक है, जस्टिफाई लेफ्ट और राइट एक सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है, एक तरतीब से ही आएगा, और लास्ट वाला जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट है। लेफ्ट लास्ट लाइन को आप लोग चेंज कर सकते हैं किस तरह, टेक्स्ट अलाइन लास्ट सेंटर कर दें, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ठीक है, तो ये लास्ट लाइन जो है वो सेंटर में आ जाएगी। अब देखें ये बिल्कुल बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है, अगर इस कंटेंट और इस बॉक्स या बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे जी सुभान भाई, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं, पैडिंग। जी उस्मान, आसिफ भाई, जी उस्मान भाई, पैडिंग, हाँ जी सत्य, क्या टेक्स्ट वो तो पहली लाइन होती है ना, हमें चारों तरफ से चाहिए पैडिंग। जी बिलाल भाई, जी मतीन भाई, जी साहब भाई, पैडिंग, हाँ जी सत्य, आपका नाम क्या है, जैन, जी जैन भाई, हाँ जी सत्य, पैडिंग, ठीक है, तो हम इसको पैडिंग दे देते हैं 16 पिक्सल्स। तो ये देखें ये स्पेसिंग आ गई। मैं चाहता हूं कि ये जो इसके कॉर्नर जो बनी हुई है ये राउंडेड में आ जाए तो क्या यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको 4 पिक्सल्स कर देते हैं। तो ये देखें ये थोड़ी सी अब गुलाई में आ चुका है, ठीक है, और इतनी ही प्रॉपर्टीज वगैरह यूज की जाती हैं, जो रेडियस होती है ना वो इस तरह ही मोस्टली यूज की जाती है। अगर आप इसको 50% कर दें, एक्चुअल में 50% नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। अब मैं इसकी हाइट को सेट कर देता हूँ, ठीक है, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। जैसे ही मैंने 200 पिक्सल्स किया इस पैराग्राफ बॉक्स की तो हाइट 200 पिक्सल हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो बाहर आ जाएगा, ये देखें आ गया बाहर, ठीक है। हम सबसे पहले मेन को जो है वो पैडिंग देते हैं, वेयर इज मेन, पैडिंग टॉप बॉटम 60 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से, तो ये आपके पास ये स्पेसिंग कुछ इस तरह की आ रही होगी, ओके। अब जो हमारा बॉक्स जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है। हमने क्या करना है, इस पैराग्राफ बॉक्स को जो है प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे ओवरफ्लो, हिडन करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, कंटेंट अब आपको नज़र नहीं आना, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट को पढ़ना भी चाहते हैं क्योंकि कंटेंट और पढ़ने में आता है तो आप लोग इसको ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे,
तो ये अब आपका कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, आप इन स्क्रॉल बार्स की स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। आप इस स्क्रॉल बार्स की स्टाइलिंग को चेंज भी कर सकते हैं, तो वो भी हम कभी आगे पढ़ेंगे। आप लोग पूरी बॉडी का जो स्क्रॉल बार आता है उसको भी, उसकी भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी सर भाई। हाँ जी, ये रिस्पॉन्सिव है। वर्टिकल जो होता है उससे रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आपकी खराब होती है, हॉरिजॉन्टल से खराब होती है। जी क्लियर है ये? ओवरफ्लो एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल वे में, बाय का मतलब है बाई एक्सिस में। ठीक है, वर्टिकल में तो हम एक ही यूज करते हैं ताकि वो चारों तरफ से ही कवर कर दे, दोनों साइड को। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स सिर्फ एक्स को करेगा, ओवरफ्लो वाई सिर्फ बाई एक्सिस को करेगा। तो ये ओवरफ्लो कह लें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इसमें एक और चीज है, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है स्क्रॉल है। स्क्रॉल से क्या होता है, अब ये देखें, आपके पास बाई एक्सिस में भी आ रहा है और एक्स एक्सिस में भी आ रहा है। क्योंकि एक्स एक्सिस का कंटेंट जो है वो स्क्रॉलेबल नहीं है, सिर्फ बाई एक्सिस का है, लेकिन यहाँ पे फिर भी स्क्रॉल बार का वो आ रहा है। तो इस वजह से हम ऑटो करते हैं ताकि ऑटोमेटिकली जहाँ पे उसको स्क्रॉल बार की जरूरत है वो सिर्फ काम करे। ठीक है, टेबल में आपका एक्स एक्सिस में आ रहा होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में आ रहा होता है उसका। ओके जी, अब float. The CSS float property specifies how an element should float. Float का मतलब क्या होता है, तैरना। आप किसी भी एलिमेंट को तैरना सिखा सकते हैं। ठीक है, इसको आप तैरा सकते हैं, गर्मी भी बहुत है। ओके, एलिमेंट्स को आप लेट सपोज किसी भी बटन को राइट या लेफ्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, किसी भी बटन को, किसी भी आप लोग इमेज को राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, या फिर ये प्रोडक्ट्स वाला ही जो है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स जो है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये यहाँ पे ना रही, ये राइट साइड पे है। ठीक है, ये चीज़ आपकी राइट साइड पे है। तो मैं सबसे पहले इसको एक आईडी पास कर देता हूँ, आईडी नैव प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसकी यूनिक आईडी बन गई, हैशटैग नैव प्रोडक्ट्स फ्लोट राइट। जैसे मैं फ्लोट राइट करूंगा ये राइट साइड को तैरना शुरू कर देगा। तो ये देखें, अब ये राइट साइड पे आ गया। ठीक है, सिर्फ मैंने इस एलिमेंट को टारगेट किया, फ्लोट मैंने क्या कर दिया, राइट। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट पे तैरना शुरू कर देगा। तो ये आपका जी, ये तो नहीं होगा। आप टेक्स्ट लाइन अगर इसको लेट सपोज टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी जगह पे मौजूद है। अगर इसको आप राइट भी करते हैं तो ये यहाँ पर ही है, क्योंकि इसकी विड्थ जो है, इसके पेरेंट की जो विड्थ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है बस। ठीक है, तो इसका लेफ्ट राइट जो है यहाँ तक ही रहेगा। फ्लोट क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है। ठीक है, फ्लोट ने अपनी जगह छोड़नी है और वो राइट या लेफ्ट आप उसको कर सकते हैं। बहरहाल बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है फ्लोट को यूज़ करना, बहुत ही रेयर केस है कि इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन फिल वक्त आप कर रहे होंगे क्योंकि आपको आज जो असाइनमेंट मिलनी है वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दिखाऊंगा भी, उसमें ये चीज़ यूज़ हो रही होगी। ठीक है, जी जाते हैं जी। वो हम आगे पढ़ेंगे, वो मार्जिन वगैरह से मैनेज किया जाता है फिर। ओके, सी एस एस इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक ये आप लोग पढ़ चुके हैं वैसे। ये देखिए, ये इनलाइन है, इसको पैडिंग दी गई है, इसको बॉर्डर दिया गया है, इसकी विड्थ और हाइट चेंज की गई है। तो ना तो इसकी विड्थ इंक्रीज हुई, ना ही इसकी हाइट इंक्रीज हुई। पैडिंग जो है आई थिंक लेफ्ट राइट से मिली हुई है और टॉप बॉटम से नहीं मिली है। जैसे ही आप इसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे, रन करें, तो ये देखें
इसकी विड्थ भी चेंज होगी, हाइट भी चेंज होगी, इसको पैडिंग मिलेगी। तो ये फर्क है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में। मार्जिन भी टॉप बॉटम नहीं उसको मिलती है, लेफ्ट राइट मिल जाती है। सेंटर, ओके, सेंटर एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लेकर आने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एलिमेंट को, कंटेंट को नहीं, एलिमेंट को। मार्जिन जीरो ऑटो, ठीक है। किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को आप लोग सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो वो मार्जिन जीरो ऑटो करते हैं। और टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। Combinators. A combinator is something that explains the relationship between the selectors. A CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selectors we can include a combinator. Space देकर क्या होता है? Let's suppose यहाँ पर हमने पैराग्राफ बॉक्स स्पेस पी किया है, पैराग्राफ बॉक्स स्पेस पी, इसका क्या मतलब है? पैराग्राफ बॉक्स के अंदर पी, पैराग्राफ बॉक्स के अंदर जितने भी पी हैं, ठीक है, जितने भी पी हैं, उसके डायरेक्ट चाइल्ड, उसके ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, जितने भी चिल्ड्रन बन रहे होंगे पैराग्राफ जो पी एलिमेंट्स होंगे, ये उन सबको टारगेट करेगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीजें चेंज कर, बल्कि यहाँ पे इसमें आ रहा होगा, ओके। अब ये देखें, ये नजर आ रहा है आप सबको? पीछे वाले चीज आते हैं, यस भाई आ रहा है? ये चीज लास्ट लाइन पढ़ने में आ रही है पैराग्राफ की? जी नहीं भाई, उस्मान भाई आ रही है? जी मिनहाल भाई आप चलते हैं, आपको नहीं नजर आ रहा? आप आगे आ रही, यहाँ पे जगह है, यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी अभी नजर आ रहा है? यहाँ पे देखें, आपके पास टोटल कितने पी एलिमेंट्स हैं? 5 और ये 6, ठीक है, इसको मिला के 6 बन रहे हैं। एक एलिमेंट डिव से पहले आ रहा है, एक पैराग्राफ डिव से पहले आ रहा है, 2 पैराग्राफ डिव के डायरेक्ट चाइल्ड है, एक पैराग्राफ उसका ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, और उसके बाद 2 पैराग्राफ जो है वो डिव के बाद आ रहे हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ डिव का सिबलिंग है, ठीक है, सिबलिंग का मतलब बहन भाई, ठीक है। ये एक ही कह लेंगे पेरेंट की चाइल्ड है। पी इस डिव का सिबलिंग और ये 2 पी भी इस डिव के सिबलिंग है, ठीक है। ये 2 पी जो है ये डायरेक्ट चाइल्ड है डिव के, और ये पी जो है ये ग्रैंड चाइल्ड है इस डिव का। इतना क्लियर है? दादे पोते का पता है ना? ठीक है, ओके। डिव के अंदर जितने भी पी हैं, डिव के अंदर उसके डायरेक्ट चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ये उन सबको टारगेट करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस डिव के अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड है पैराग्राफ, सिर्फ उसको टारगेट करें, ठीक है, सिर्फ उसको टारगेट करें। तो इसके लिए आप डिव के बाद स्पेस देने की बजाय आप ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। डिव ग्रेटर देन साइन पी मीन्स के डिव के जो डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उनको टारगेट करो। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो पैराग्राफ इन 1 इन द डिव और पैराग्राफ 2 इन द डिव, ये दोनों आपके टारगेट होंगे बस। तो ये देखें, डिव के जो डायरेक्ट चाइल्ड है पी, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो? येलो। अब इसने सिर्फ इसको टारगेट किया, ठीक हो गया। अगर आप इस एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, सिर्फ इसको, तो किस तरह करेंगे? डबल नहीं, डिव के बाद अब आप सेक्शन को टारगेट करेंगे पहले, ठीक है। डिव के बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद आप पी को कर लें या डायरेक्ट उसके पी को कर लें, ठीक है।
अब रन करें तो ये उसको टारगेट करेगा। क्लियर है ये? ओके जी। डिव, अच्छा सबसे पहले ये देखें कि डिव के बाहर एक पी एलिमेंट है, डिव के डायरेक्ट जो चाइल्ड है वो दो पी एलिमेंट है, ठीक हो गया। और डिव का एक ग्रैंड चाइल्ड है जो कि सेक्शन एलिमेंट के अंदर है, और दो पैराग्राफ जो है वो सिबलिंग्स हैं डिव के बाद आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने टारगेट किसको करना है। ये एक्चुअल में टारगेट्स करने के लिए है, ठीक है। सिलेक्टर्स है ना, सिलेक्टर्स को आप कम्बिनेटर सिलेक्टर्स की मदद से किस तरह टारगेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी पी एलिमेंट्स हैं वो सब टारगेट हो जाए, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, पी। अब ये सब टारगेट हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ वो वाले पी एलिमेंट्स टारगेट हों जो डिव के अंदर है, तो डिव स्पेस पी। तो डिव के अंदर जितने भी पी एलिमेंट्स होंगे ये उन सबको टारगेट करेगा। आप चाहते हैं कि डिव के अंदर जो उसके डायरेक्ट पी चाइल्ड है, ठीक है, सिर्फ उसको टारगेट करो, तो डिव ग्रेटर देन पी। अब इसको रन करें तो ये आपके पास सिर्फ डिव के अंदर जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड है पी एलिमेंट्स। जी जी जी। डिव के, ये डिव के अंदर आ रहे हैं ना, ये देखें, ये इस डिव के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, ये डिव के अंदर ही काउंट होगा। अगर हम चाहते हैं कि डिव के अंदर सिर्फ सेक्शन के पी एलिमेंट को टारगेट करें, तो डिव स्पेस सेक्शन, और या फिर आप स्पेस भी कर दें अगर आप सारों को करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ उसके डायरेक्ट, क्योंकि सेक्शन के अंदर भी आप मजीद चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। जी अगर आप सिबलिंग्स को करना चाहें तो डिव प्लस पी। तो डिव के बाद जो भी पहला पी एलिमेंट आएगा ये उसको टारगेट करेगा, ठीक है। डिव के बाद फौरन जो फर्स्ट पी है, अगर आप चाहते हैं कि डिव के बाद जितने भी पी हैं, सिबलिंग है सिबलिंग, अगर आप चाहते हैं कि डिव के बाद जितने भी पी हैं उन सबको, मीन्स के सिबलिंग्स को टारगेट करें, तो आप ये वाला करेक्टर यूज करेंगे। इसको कहा क्या जाता है जी, टाइल्ट, टाइल्ट टिल्ट कुछ इस तरह कहते हैं, ठीक है। तो इसको रन करें तो ये आपका, ये वन के साथ आपका टैब के ऊपर बटन है और वन के लेफ्ट पे है जी, लास्ट, सिर्फ लास्ट वाला। फिर ये है कि आप उसको किसी और तरीके से टारगेट कर रहे होंगे, आप उसको डीप दे देंगे। वन के साथ लेफ्ट पे जो है ना बटन, वन के लेफ्ट पे, जी क्लियर है ये? जी ऑनलाइन वाले आप लोगों को क्लियर है? जी आप बोलें जो सबसे ऊपर है। हाँ जी, इसको फिर आप कोई यूनिक आईडी दे दें या क्लास दे दें, ये फिर उससे टारगेट किया जाएगा। वही तो बताया शहजादे, सेम ही क्वेश्चन था उनका भी। जी नदीम भाई, आपको क्लियर है? ओके। चाइल्ड सिलेक्टर, सिबलिंग सिलेक्टर, और ये भी सिबलिंग सिलेक्टर है। ये जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है जो कि उसके बाद जितने भी पी एलिमेंट्स आएंगे जो उसके सिबलिंग्स होंगे ये उन सबको टारगेट कर रहा होगा। सुडो क्लास है, सुडो क्लास में आपके पास हॉवर आ जाता है, एंकर टैग, लिंक, जो कि अनविजिटेड लिंक हो। गूगल में आप लोग को पता है ना गूगल में क्या होता है, अगर तो आपने इसको विजिट कर लिया है तो इसका कलर पर्पल हो जाएगा, अनविजिट का कलर क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है, हॉवर करने पे अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। इसमें एक्टिव पे नहीं कुछ हुआ है।
एंकर टैग कॉलन लिंक, उसका कलर क्या होगा? रेड। जैसे ही एंकर टैग वो वाला लिंक जो है वो विजिट हो जाएगा तो उसका कलर क्या होगा? ग्रीन। जैसे ही एंकर टैग पे आप कर्सर लेकर आते हैं तो उसका कलर क्या होगा? अब बताएं। हाँ जी जी उदीन भाई, रेड और ब्लू को मिलाएं कौन सा कलर बनेगा? रेड और ब्लू को क्या मिलाएंगे, क्या बनेगा? पर्पल बनेगा शायद। हाँ जी, ये कौन सा कलर है? ये ब्लू है। जी साहब भाई, कौन सा कलर बनेगा? रेड और ब्लू को मिलाएं, मजिंटा कलर बनेगा। चलेंगे ट्राई मारते हैं। ये वैसे आपका हॉट पिंक बन रहा है, ठीक है। लेट्स, ये वही कलर है। हैश टैग FF00FF रन जी, ये आपका मजिंटा कलर, ठीक है। चलें जी, साथ भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए फिर, ठीक है साथ भाई। ओके। अब हमारे पास है, ओके, इसको सूडो क्लासेस कही जाती हैं, ठीक है। ये सूडो क्लासेस हैं। हाउवर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप किसी बटन पे, लेट्स सपोज ये देखें, हम इस पे कर्सर लेकर आ रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इस पे आ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। उसके बाद सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट है जो कि आपका टेक्स्ट एलिमेंट्स में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। लाइक पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन को आपने सिर्फ टारगेट करना है, आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन को टारगेट करना है। तो ये देखें, फर्स्ट लाइन का कलर क्या है? रेड, और फॉन्ट वेरिएंट उसका क्या है? स्मॉल कैप्स है, ठीक है। ये कैपिटल केस ही है लेकिन ये स्मॉल में है, साइज उसका स्मॉल करना है, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट लाइन का कलर और उसका फॉन्ट वेरिएंट चेंज है। जोन जोन सा टेक्स्ट फर्स्ट लाइन में आ रहा होगा उसमें वही स्टाइलिंग होगी, ठीक है। जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा उसका चेंज होगा। आप इसमें एक और चीज़ टारगेट कर सकते हैं, पी, अच्छा, सूडो क्लास जो है, सूडो क्लास है वो आपका एक कॉलन से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका सूडो एलिमेंट है। सूडो क्लास एक कॉलन से, सूडो एलिमेंट जो है ये आपका दो कॉलन से यूज़ किया जाता है। हॉवर में, सूडो क्लास में वो हॉवर, लिंक, विजिट और एक्टिव, ओके। पी, फर्स्ट लेटर, हमने पैराग्राफ को टारगेट किया, जितने भी पैराग्राफ है उन सबको टारगेट करेगा, ठीक है। जितने भी पैराग्राफ है उन सबको टारगेट करो और उसका फर्स्ट लेटर जो है उसका फॉन्ट साइज है 72 पिक्सेल्स कर दें। तो ये मोस्टली चीज़ जो है ना ये आप लोग अखबार वगैरह में देखते होते हैं, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ मोस्टली अखबार वगैरह में आ रही होती है जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में होता है और बाकी जो है वो स्मॉल में आ रही होती है, ठीक है। और ये हमेशा फर्स्ट लेटर को इस तरह टारगेट करता है। सूडो एलिमेंट जो है वो फॉन्ट प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है जी। बाकी नमाज के बाद इंशाल्लाह जी। CSS ओपेसिटी, ओपेसिटी के बाद आज हम ओपेसिटी पढ़ेंगे बस। फिर नेविगेशन बार आप लोगों ने बनाना सीख लिया, लेकिन एक वर्टिकल और स्मॉल स्क्रीन में जाके जो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है वो किस तरह होगा वो देख लेंगे। ड्रॉप डाउन है, उसके बाद इमेज गैलरी, ये इमेज स्प्राइट्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, फॉर्म्स, काउंटर्स, दोबारा नेक्स्ट जी। लोगो कहाँ पे? हेडर के अंदर लोगो रखवाना, तो वो आपका यहाँ पे जाके ये एंकर टैग में फर्स्ट में आप होम की जगह आप लोगो यूज़ कर लें, इमेज यूज़ कर लें, बस टेक्स्ट ना यूज़ करें, आप इमेज यूज़ कर लें। इमेज का साइज क्या, इमेज का साइज क्या? हाँ, इमेज का साइज डिपेंड करेगा आपके उस पे हाइट पे, हेडर की हाइट पे, आपकी हेडर की हाइट कितनी है। तो
उस तरह ही होता है, वो डिज़ाइनर आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वहाँ के डिज़ाइनर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो फिर जाहिर सी बात आपके पास कोई डिज़ाइनर होगा, आप काम करेंगे। अगर आपके पास डिज़ाइनर नहीं है तो फिर आप जाहिर सी बात खुद कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर यानी कि मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जिस तरह मैं आपको आज दिखाता हूँ, बल्कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी। असाइनमेंट CSS और ये टाइम टेबल। अब इसमें आपके पास ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, ये 100% पे है। अब ये देखें कंटेंट जो है कंटेनराइज है, ठीक हो गया। इसका ये हेडर और ये आपके पास फुटर, लेफ्ट साइड पे आपके पास लोगो आ रहा है, राइट साइड पे आपके पास बटन है जो कि ये एंकर टैग है, ठीक है, ये एंकर टैग है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप दूसरे एक फाइल पे नेविगेट हो गए डार्क डॉट एच टी एम एल पे। लाइट मोड जो है वो आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है, ये चीज़ है। ये देखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और डार्क डॉट एच टी एम एल। जी जी टेबल है ये, है ना, ये टेबल है जी, यही आप लोगों की सेगमेंट होगी। लोगो यहाँ पे इमेज यूज कर लें, मिनट इमेजेस, लेट सपोज ये टाइम टेबल, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर लोगो डॉट png, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एसेट्स इमेजेस लोगो डॉट png, ऑल्ट में आप इसको लोगो कह दें, सेव करें, अपने वेब पेज पर आएँ तो ये देखें ये आपके पास टाइम टेबल आ रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात ये जो लोगो है ये उसकी बेस पे बना हुआ है, ठीक है, उस वेबसाइट के हेडर के साइज पे। तो आप लोग इसको साइज को चेंज कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसकी हाइट यहाँ पे आप चेंज कर लें, हाइट इसकी 30 पिक्सल कर दें, तो ये देखिए, ठीक है। इसकी हाइट अभी भी ज़्यादा है, आप इसको 24 पिक्सल्स कर लें, 20 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये आपके पास तो ये आपके पास आ गया। वैसे ये तो चीज़ें ना जब आप लोग ये बूटस्ट्रैप में जाएंगे, getbootstrap.com, ये CSS का ही पार्ट है। यहाँ पे ना ये आपको देखिए नैव बार, ये बने बनाए, ये बोले जी, हमने ये किया हुआ है, ये फॉन्ट स्टाइल चेंज है, हमने ये पॉसिबल नहीं, एक्चुअल में लोगो जो है ना वो ज़ाहिर सी बात, अब लोगो मैं आपको लेट सपोज दिखाता हूँ कोडेव का, अब ये जो है ये लोगो है, ठीक है। अब ये तो किसी एक फॉन्ट से तो नहीं ना बना हुआ, ठीक है, तो फिर ये इमेज ही यूज होती है। ओके जी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्री लोगो मेकर लिख लें, फ्री लोगो मेकर। अच्छा मज़े की बात, ये जो टाइम टेबल है ये भी मैंने इंटरनेट से मतलब क्रिएट किया था, ये वाला जो है ना ये इंटरनेट से क्रिएट किया था किसी वेबसाइट से। बहरहाल यहाँ पे देखें फ्री लोगो मेकर, फ्री AI लोगो मेकर, बहुत सारी हैं, ठीक है, बनाई जा सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी ही कॉपीराइट्स आपको दे चुके हैं। हाँ, अलबत्ता अगर पेड हो और उसको आप किसी तरीके से फ्री यूज़ कर रहे हो तो वो कॉपीराइट का इशू बनता है। तो बहरहाल कॉपीराइट का इशू ज़ाहिर सी बात हमारे यानी कि हम किसी प्रोफेशनल वेबसाइट में तो नहीं यूज़ करने लगे ना उसको, ये तो सिर्फ आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे।
ओके, बहरहाल मैं दिखा रहा था यहाँ पे, ये देखें, ये आपको बने बनाए लोगो इस तरह मिल रहे होंगे जो कि हम यही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इसका कोड आपके पास बना बनाया है, इसको कॉपी करना, अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना है, ये पूरा का पूरा नया पर आ जाएगा। कलर्स वगैरह चेंज करना है, ये लोगो वाला लगना है, तो यहाँ पे आप सिंपल इमेज में अपनी इमेज यूज़ कर लें। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 30 और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 24। इसने आपको साइज़ बताया था, इस साइज़ के आप लोगो यूज़ करेंगे तो ये परफेक्ट अलाइन हो रहा होगा। इवन कि ये सीरा की वेबसाइट पे ये देखिए, सीरा की वेबसाइट में इसका लोगो भी जो है अराउंड कोई आई थिंक 30-40 पिक्सल है शायद। ठीक है, या नहीं सॉरी 100 प्लस पिक्सल्स है और इसकी हाइट जो है वो अराउंड 24 पिक्सल्स है। ठीक है, इसकी विड्थ से ज़्यादा हमने रखी हुई है, तो बदले कस्टमाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, उसमें जो इसने लोगो दिया हुआ है, ये वाला जो लोगो है, इसकी विड्थ 30 और हाइट 24 है। ठीक है, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, अपने साइज के मुताबिक भी बना सकते हैं। एनीहाउ, कम टू द पॉइंट। और हेडर के ऊपर ये चीज़, इसको टॉप बार कहा जाता है। अब टॉप बार में क्या होता है, लेट्स सपोज सीधा की वेबसाइट में कोई आते हैं जो सिर्फ एड्रेस देखना चाहते हैं, ठीक है, उनको वो टॉप पर ही चीज़ मिल जाएगी। आप लोग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते थे, आप लोग डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे आ सकते हैं। सीरा की लाइब्रेरी में कोई डायरेक्ट जाना चाहता है लाइब्रेरी, कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पर आके, किसी को फ़ोन नंबर चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, तो वो डायरेक्ट चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पर, ये यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ठीक है, ये इसको यूज़र जी प्रॉपर टैग नहीं है, ये हेडर ही है, ये हेडर ही होता है जो हेडर से ऊपर यानी कि टॉप पर आ जाता है। एलिमेंट कोई नहीं है, डिव की मदद से बनाया जाता है या हेडर की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, ये आगे जाके हम रिएक्ट में पढ़ेंगे। जी, ये डिज़ाइन किया हुआ हमने। हाँ, इसके लिए हम दो हेडर को यूज़ करेंगे, एक ये हेडर सेपरेट और ये हेडर सेपरेट है। इसको आईडी टॉप बार दे दिया जाता है, इसको आईडी नैप बार दे दिया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने उस पर। ओके, ओपेसिटी, पैराग्राफ बॉक्स को आप हाइड करें सिंपल, या फिर हाइड ना भी करें। इस लर्निंग CSS के बाद जाके इमेज, इमेज सोर्स में आपके पास एक पहले वेबसाइट होती थी unsplash.com जो कि अब यूज़ नहीं हो रही है। एक है आई थिंक pixum.photos। pixum.photos में जाके lorem pixum, lorem का मतलब होता है डमी डाटा। ठीक है, जिस तरह हम टेक्स्ट में लिखते हैं lorem ipsum $smith, ठीक है, तो ये द lorem ipsum फॉर फोटोज। अब इसमें देखें, इसने ही आपको तरीका बताया हुआ है, आप सिंपल इस को यूज़ करें तो ये आपको डमी इमेज देगा। https pixum.photos 200 इसकी विड्थ है और 300 इसकी हाइट है। विड्थ एंड हाइट जी, 200 विड्थ 300 हाइट। इसको आप कुछ भी रैंडम इमेज कह दें, सेव करें अपनी वेबसाइट में, तो ये इमेज आ गई, 200 विड्थ और 300 इसकी हाइट। जी फैसल भाई, चेयर नहीं है, चेयर आ गई है, कैसे है लास्ट टॉपिक की। ओके, अब देखें, दोबारा पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रैंडम इमेजेस नेट से ही आ रही है। आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, हम इसको 300 बाई 300 करते हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर में इमेज आ रही होगी। ठीक है जी, जी इसी को सर्कल में लेकर आनी है। अब आप इसको ना वो करेंगे, आप इसको स्टाइल में जाके इमेज बॉर्डर रेडियस 50% कर दें, सेव करें तो ये इमेज सर्कल में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्क्वायर लिया है, क्योंकि सर्कल जो आपको सिर्फ स्क्वायर को बना सकते हैं और किसी को नहीं बना सकते हैं। अब जो चीज़ दिखानी वो ओपेसिटी, ओपेसिटी की वैल्यू आपके पास 0 से
1 तक होती है। आप इसको पॉइंट्स में लेके जा सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 का मतलब है 50%। ओपेसिटी का मतलब नज़र आना। बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1, कि आपको 100% नज़र आता है। 0.5 करेंगे तो आपको वो 50% नज़र आएगा। इसको आप ओपेसिटी जो है 0.5 कर दें, तो ये देखें, ठीक है, तो 50% अब नज़र आ रही है। ओके, अब आप चाहते हैं कि जब भी आप इस पे कर्सर लेकर आए ये आपको 100% नज़र आ जाए, तो क्या करेंगे हम? हॉवर किस पे लगाएंगे? इमेज पे हमने हॉवर लगाया, क्या करेंगे अब? ओपेसिटी 100 था ही नहीं, 1, ठीक है, ओपेसिटी हमने 1 कर दिया, सेव किया, तो ये देखें जैसे आप कर्सर लेकर आ रहे हैं अब आपको 100% नज़र आ रही है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं, जो कि आप यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल 1s का मतलब 1 सेकंड, कि इसमें जौन जौन सी चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं ये वाली चीज़ है, ठीक है। हॉवर करने पे जो सी चीज़ हो रही होगी वो 1 सेकंड में होगी, ठीक है। अभी देखें, अभी क्या होता है, मैं जैसे कर्सर लेकर आता हूँ और कर्सर बाहर लेकर आता हूँ वो सडन ही हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो अब देखिएगा ये 1 सेकंड में ये कंप्लीट हो रहा है और 1 सेकंड में ही दोबारा से वो अपनी हालत में आ रहा है। हाँ, अगर एक चीज़, अगर आप इसको हॉवर में करते हैं, ठीक है, ये बस मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स एक गलती कर जाते हैं, इसको हॉवर में नहीं हमने यूज़ करना, इसको इमेज एलिमेंट में ही यूज़ करेंगे। हॉवर से करने पे क्या होता है, हॉवर करने पे देखें हॉवर वाला तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे आप कर्सर बाहर लेकर आएंगे वो सडन ही हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको इमेज में यूज़ करना है, इसको हमने हॉवर में नहीं यूज़ करना है। हॉवर में सिर्फ और सिर्फ आप ओपेसिटी वाला काम कर पाएंगे। इसी तरह आप मल्टीपल और इमेज अगर लेते हैं तो ये आपके पास 200 बाई 200, इसको आप 200 करें, इसको आप 100 करें, तो ये आपके पास अब 3 इमेज आ गए, ठीक है, ये और इस तरह से। या फिर आप इसको 200 करें, 300, इसको भी 199 करते हैं, ये देखें। हाँ जी, क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी, ऑनलाइन वाले शहजादी जी, नहीं, 0 से 1 तक वैल्यू है, यही परसेंटेज आपकी। आप उसको टारगेट कर दें बस। आप किसको सर्कल में लेकर आना चाहते हैं? एक बताएं, आपने बताना है। एंड वाले को सर्कल में ले आए, बाकी 2 को स्क्वायर में लेकर आए, ठीक है। तो आप इसको बस आईडी पास कर दें, ठीक है। आप इसको, जी नितिन भाई मैं 1 मिनट आपकी बात सुनता हूँ। आईडी आप इसको दें, लेट्स सपोज आप इसको राउंडेड करना चाहते थे ना, राउंडेड, या फिर बल्कि आप इसको क्लास दे दें, क्लास राउंडेड, ठीक है। क्लास हमने क्या कर दिया? राउंडेड। अब आप एक क्लास लें, डॉट राउंडेड, इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% कर दें, ठीक है। ये चीज़ आप इसमें से हटा दें। अब आपने जिसको क्लास दी है सिर्फ वही राउंडेड में आएगा, ठीक है? बाकी ये आपके स्केल में आ रहे हैं। जी नितिन साहब, अब क्या क्या पूछ रहे थे? नहीं, आप उसी एलिमेंट के नीचे इमेज, आप इसको डिव में लेंगे, ठीक है। इसको आप डिव में लेंगे, डिव इमेज, एक मिनट, इमेज आपके पास ये इमेज आ गई और इसके नीचे आप की एलिमेंट यूज़ कर लें, नॉरेम, ठीक है। ये डमी डाटा आ गया आपके पास। और जी बस, पर एक ये चीज़ है कि अब ये वाली जो इमेज है ना और ये कंटेंट, ये अब आपका नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो चुका है, ये देखें। अगर आप इस इमेज को भी सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो आप इस डिव को स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, तो वो इमेज भी सेंटर में और टेक्स्ट भी सेंटर में आ रहा होगा, इस तरीके से।
आपकी आवाज़ कट गई। पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। जी शिदा, और कोई सवाल? जी, टेलमेन और बूटस्ट्रैप में क्या फर्क है? बूटस्ट्रैप और टेलमेन अलग अलग कंपनीज की अलग अलग फ्रेमवर्क है। ठीक है, बूटस्ट्रैप कोई और कंपनी है, टेलमेन और कंपनी है, काम दोनों के सेम ही है। एक कोई पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप ही हम पढ़ेंगे, जिसको बूटस्ट्रैप आ जाती है उसके लिए टेलमेंट मुश्किल नहीं है, जिसको टेलमेंट आ जाती है उसके लिए बूटस्ट्रैप मुश्किल नहीं है। गो थ्रू कर लेंगे, पर एक SCSS, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम आगे जाके क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखें इस इमेज को राउंड सर्कल कर दिया, ठीक है, सॉरी राउंड किया, सर्कल कर दिया, राउंड कर दिया। आप चाहते हैं कि इस इमेज को भी कर दें, ठीक है, बजाय इसके कि आप इसके लिए स्पेशल स्टाइलिंग करें जाके, आप इस एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्लास पास कर दें अब राउंडेड, ठीक है, इसको भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। और स्टाइलिंग किया बॉर्डर रेडियस हमने सिर्फ इसको पास किया है, तो ये भी सर्कल में आ जाएगी। ठीक है, ये क्लास है, इसको कह रहा था क्लासिफिकेशन करना, दर्जा बंदी करना, एक क्लास में एक जमात में ले आना। ठीक है, आईडी जो है वो हर एलिमेंट को यूनिक आईडी दी जाती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी यूनिक आईडी क्या है? CNIC नंबर, ठीक हो गया, रोल नंबर CNIC नंबर सेपरेट है, आप लोगों की क्लास सेम है, आप लोग सब एक क्लास में है। मैं क्लास में कुछ भी अप्लाई करूंगा वो आप सब पे अप्लाई होगा, मैं यूनिक आईडी में अप्लाई करूंगा वो सिर्फ उस स्टूडेंट पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये क्लास और आईडी है। एक एलिमेंट की थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप कितनी स्टाइलिंग इसमें अप्लाई करते हैं। डॉट क्लास को टारगेट करने के लिए होता है, हैशटैग आईडी को टारगेट करने के लिए होता है। जी हरुण भाई, मजा आ रहा है CSS पढ़ने का? पक्की बात है, ऊपर से तो नहीं गुजर रही? चलिए जी, मैं वो भी बता देता हूँ, टाइम है आप लोगों के पास? पक्की बात है? अच्छा जी, ऑनलाइन में से एक बहन का सवाल है कि बैकग्राउंड इमेज हम लगाते हैं और उसकी ओपेसिटी, सवाल भी ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था। हम यहाँ पर एक बनाते हैं डिव, इसको कह देते हैं BG। डिव क्लास BG डॉट BG, बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड इमेज URL, और इसमें हम यही HTTPS लेकिन इसका साइज जो आप इंक्रीज करें, इसको आप 1920 ज़रब 400 कर दें, ठीक हो गया, और इस एलिमेंट की हाइट जो है वो भी 400 पिक्सेल्स कर दें। इससे क्या होगा, जितनी इमेज आ रही होगी वो उतनी ही हाइट में कवर हो रही होगी। ठीक है, ये जितनी बॉक्स की हाइट है उतनी ही बैकग्राउंड इमेज है, तो आपकी इमेज है वो परफेक्ट रहेगी। ये देखें, ये इमेज आ गई आपके पास, ठीक हो गया। साइज अगर ज़्यादा है तो आप इसको बेशक कम कर दें, या फिर आई थिंक ये ठीक है। इसको हम लेके जाते हैं टॉप पे ताकि पीछे वालों को भी नज़र आए। ठीक है जी, नज़र आ रहे हैं? इसमें होता क्या है कि अगर आप इसकी ओपेसिटी चेंज करते हैं डायरेक्ट तो वो काम करेगा, ओपेसिटी 0.5 कर दें, ये काम का है। ठीक है, लेकिन इसमें जब आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वो टेक्स्ट भी इसका ब्लर हो जाएगा। पी लॉरेम आइपिज्म करते हैं इसको, तो ये देखें, ये टेक्स्ट भी आपका मल्टीप्लाई बाय 5, आपको तो इसमें टेक्स्ट ही नज़र आ रहा है। ठीक है, इमेज ऐसी है। अब इसका हल क्या होता है? आप लोगों ने क्या करना है, इस BG के अंदर आप लोग एक और क्लास यूज़ कर लें, इनर।
और उस इनर के अंदर आप लोग पी एलिमेंट को यूज़ करें। ठीक है, सेव किया तो ये अभी भी वही चीज़ है, क्योंकि हमने इनर एलिमेंट तो यूज़ किया लेकिन स्टाइलिंग नहीं की। अब आप लोगों ने करना क्या है, इनर को टारगेट करें, इसमें आप लोग बैकग्राउंड कलर यूज़ करें RGBA, ओपेसिटी खत्म कर दें RGBA 000, कौन सा कलर बनेगा, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर बन गया। इसकी ओपेसिटी आप 0.5 करते हैं। ठीक है, इसकी ओपेसिटी आप लोग 0.5 करते हैं और इसकी हाइट जो है वो भी 400 पिक्सल्स रखें, जितनी इसकी पेरेंट की हाइट है। ठीक है, अब सेव करें तो इसका टेक्स्ट कलर जो है कलर वो वाइट करते हैं। तो ये देखें, पीछे से वो इमेज जो है वही ओपेसिटी में आप इसको मज़ीद कर सकते हैं, 0.25 कर दें बस। ठीक है, इस तरह ओपेसिटी हो जाएगी। 0.1 कर दें तो ये आपकी इस तरह ओपेसिटी। आप इसका कलर चेंज कर दें, इसको 255 कर दें तो ये आपका वाइट कलर में आ रहा होगा, ओपेसिटी हो जाएगी। लेकिन मोस्टली जो है ना वो बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक के साथ इसको ओपेसिटी दी जाती है वो प्यारा लगता है जी। उसके अलावा पॉसिबल नहीं, इस तरह उसके अलावा फिर इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते आप, क्योंकि इसमें तो इमेज ही आ रही है, बैकग्राउंड कलर तो आने ही नहीं है इस पर। ठीक है, इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आपने एक और डिव को रख दिया है। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसका मतलब यही होता है कि उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो आया उसकी हाइट भी हमने 400 पिक्सल्स रखी, बैकग्राउंड कलर आपने उसका चेंज किया और कलर उसका आपने वाइट कर दिया। हाँ, अगर आप देखें ये कलर जो है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर आपने 255 किया है, आप इसका कलर जो है वो ब्लैक ही रहने दें तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये चीज़ है कि क्योंकि ये रैंडम इमेज हमने यूज़ की है, आपकी जो इमेज जो होगी वो एक्चुअल में जो आप यूज़ करेंगे वो आपको पता होगा, तो उसकी बेस पे आप जो भी कलर यूज़ करना चाहते होंगे, ठीक है, वो उस टाइम आप पे वो डिपेंड कर रहा होगा। जी 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 25% टेक्स्ट नजर, 25% बैकग्राउंड कलर की वो बेस्ट है कि बैकग्राउंड कलर इतना नजर आएगा। वही चीज़ है शहजादे जो आप पूछ रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर इतना नजर आएगा, बस टेक्स्ट नहीं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है जी, आज के लिए बहुत है इतना, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।